नमस्कार, मैं राणा यशवंत। दोपहर की खबरों के साथ द फ्रंट पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा वायदा है कि रोज़ाना दोपहर हमारी आपकी मुलाकात हो और जो खबरें बड़ी हैं, उन खबरों को सही तरीके से समझने में हमें आसानी हो सके। क्योंकि जैसे आपके पास खबर लाई जाती है, ज़रूरी नहीं हो कि उसका असली चेहरा वैसा ही हो। इसलिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोपहर की, उनको हम आपके पास लाएँ। आज जो 5 खबरें हम लेकर के आए हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में आज की रैली। पटना में जो पोस्टर्स, बैनर्स हैं, वो क्या कहते हैं और जो मंच सजा है, उस मंच पर जो कुछ भी है, उसके मायने क्या हैं? ज़ाहिर है बिहार में इस बार चुनाव हैं, इस साल के चुनाव के लिहाज से जो भी इस बार रैली में इंतज़ाम होंगे, उनका एक मकसद चुनाव में लोगों को अपने पाले में खड़ा करना होगा, यानी कि वोट बढ़ाना और सीटों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए के हिस्से में लाना। तो इस लिहाज से हम आज मोदी की रैली को समझेंगे। दूसरी खबर राजनाथ सिंह की है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के लोग एक दिन खुद ब खुद, ध्यान दीजिएगा, खुद ब खुद हिंदुस्तान से जुड़ जाएँगे। अब ये ऐसा बयान है, जिसके पूरा होने के लिए आपको इंतज़ार करते रहना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत उनकी ज़िंदगी इसी बात पर है कि हिंदुस्तान के साथ टकराव रहे और टकराव का कारण एक ही है, कश्मीर। हिंदुस्तान की सरकार कहती रही कि कश्मीर पे बात तो होगी लेकिन पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर पर। 2 ही मामले हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत के, एक आतंकवाद और एक पीओके। अगर हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं कि एक रोज़ पीओके के लोग खुद ब खुद हिंदुस्तान में आएँगे, ये एक बहुत ही पॉज़िटिव अप्रोच है और यह मानकर चलते हैं कि पीओके के भीतर नारकीय ज़िंदगी है, बहुत ही वाहियात तरीके से लोग रह रहे हैं, वो आएँगे। ऐसी स्थितियाँ आज भी हैं। अगर आप उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें, तो वो सब के सब इधर आ जाएँ, लेकिन नहीं आ सके। तो ये नहीं आने के जो कारण हैं और जो हालात उस तरफ हैं, वो हालात क्या बदल जाएँगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोविड कोविड ने लगातार अपना कहर बरपाना शुरू किया है और जो अंदाज़ा था पहले, उसके मुकाबले कहीं तेज़ रफ़्तार है कोविड के पाँव फैलाने की, ख़ास करके इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ में। तो संक्रमण के मामले और मौत की संख्या, यह भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए भारत 140 करोड़ का देश और यहाँ फिर से तैयारियों को लेकर के एक बार जायज़ा लिया जा रहा है और अब सचेत होना सरकार और समाज दोनों का ज़रूरी है। तो इसकी स्थिति क्या है, यह मैं आपके सामने रखूँगा। शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, तिरुवनंतपुरम से जीत करके आए हुए हैं, सांसद हैं और वो एक डेलीगेशन जो सांसदों का दुनिया भर में गया हुआ है, उसको हेड कर रहे हैं। उन्होंने जो सरकार के बारे में, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कहा है और वो सवाल कांग्रेस से पूछा गया है, वह टकराव कहाँ है और कांग्रेस के नेता उदित राज ने जो कुछ भी कहा है थरूर के बारे में अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए, उसको कांग्रेस के नेताओं ने, खास करके जयराम रमेश जैसे लोगों ने अगर रीट्वीट किया है, तो इसके मायने क्या हैं? और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या काउंटडाउन ऑन है? क्या यूनुस सचमुच बांग्लादेश के बाहर कहीं अपने लिए ठिकाना ढूँढ रहे हैं? और क्या इसी साल बांग्लादेश में फिर से कोई नया तख्ता पलट होगा या सत्ता बदल होगा? उसका आधार चुनाव है या बगैर चुनाव के? इस पर भी आज चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार है। आपको याद होगा कि जैसे ही पहलगाम में हमला हुआ था, उसके 2 दिनों के बाद वो मधुबनी में थे, बिहार में और वहाँ से उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों के जितने भी अड्डे हैं, उनको हम तबाह कर देंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि वो कभी नहीं भूल सकते हैं। वो सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसी सज़ा देंगे। और भारत की फ़ौज ने वैसा किया। आतंकवादियों के अड्डे तबाह हुए और पाकिस्तान जब जंग के लिए आया, तो फिर उसको मुँह की खानी पड़ी। बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और लगभग 11 उसके जो एयर बेसेस हैं, वो तबाह हो गए। पहली बार पाकिस्तान को अपनी औकात समझ में आई और टर्की और चाइना जो खुल कर के पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उनको भी ये लग गया कि पाकिस्तान कितने पानी में है।
नरेंद्र मोदी बिहार जा रहे हैं और चूँकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा है और वहाँ इस साल चुनाव हैं, ज़ाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर सबसे बड़ा मामला होगा इस बार प्रधानमंत्री की रैली में। वहाँ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो जो मंच है प्रधानमंत्री बनाया गया है, उस मंच पर भारत की जो मिसाइल है ब्रह्मोस, उसका रेप्लिका है। और ब्रह्मोस भारत की बनी मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा गई और ये तय हो गया कि हिंदुस्तान ने जो हथियार खुद बनाए हैं, वो ज़्यादा कारगर हैं, मारक हैं और बहुत भरोसेमंद हैं। इसलिए हिंदुस्तान जो है जेट फाइटर जेट्स का इंजन बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक अलग चर्चा है। लेकिन दुनिया में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन यह 5 ही देश हैं जो फाइटर जेट का इंजन बनाते हैं और 5th जनरेशन या 4th जनरेशन या 6th जनरेशन तक के फाइटर जेट्स बनाने की अगर उनके पास औकात या क्षमता है तो इसलिए है कि उनके पास जेट इंजन बनाने की इंजीनियरिंग है, काबिलियत है। भारत अब उस रेस में अपने आप को शामिल करने जा रहा है। हम पीछे क्यों रह गए? एक ये अलहदा मामला है जिस पर लंबी चर्चा कभी करेंगे, लेकिन होगी। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से बिहार में कई परियोजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन के साथ-साथ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होगी। और चूँकि बिहार में पहले ही कहा था कि जातिगत जनगणना को लेकर के नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे रखी है, तो विपक्ष के पास जो सबसे मजबूत हथियार था, उसकी हवा सरकार ने पहले निकाल दी है। तो आप जातिगत जनगणना को लेकर के बिहार के चुनाव में अब नहीं उतर सकते हैं, जैसा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सोच रहे थे और सरकार के पास जो अपर हैंड है, वो ऑपरेशन सिंदूर है, कि हमने पाकिस्तान को घर में घुस करके उसको उसकी औकात बताई और आइंदे जब कभी भी तुम्हारे आतंकवादी मेरी तरफ आएँगे, तो ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, फिर मारेंगे। और मोदी जिस तेवर में, जिस मिजाज में कह रहे हैं, उससे लोगों को लग रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान जैसे बड़े और ताकतवर देश को ऐसे ही मिजाज का होना चाहिए, उसका तेवर ऐसा ही होना चाहिए। चुपचाप बैठने वाला देश नहीं होना चाहिए। तो यह इस बार के चुनाव में, बिहार के चुनाव में एक लकीर, एक लाइन या एजेंडा तय करने वाली सभा होगी नरेंद्र मोदी की आज की। और 4 किलोमीटर का रोड शो है। एयरपोर्ट से लेकर के और बीजेपी दफ्तर तक। तो ये रोड शो और इस रोड शो के ज़रिए जो तस्वीरें होती हैं, इन तस्वीरों के भी अपने मैसेजेस होते हैं और उनका अपना असर होता है। ज़ाहिर है बिहार के लोगों के बीच में इसकी भी चर्चा होगी और वो अपना असर पूरा कर जाएगी। अब राजनाथ सिंह पर लौटते हैं। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और उनका बयान ये है कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के जितने भी लोग हैं, एक दिन हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएँगे। इसके 2 मायने हैं। एक, भारत की सरकार जो कूटनीतिक और राजनयिक मोर्चे पर ज़िम्मेदार जवाबदेह देश की तरह बर्ताव करना चाहिए उसको, वैसा कर रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हमला करके और पाकिस्तान को हरा करके वो हिस्सा जो हमारा है आधिकारिक तौर पर, जिसके लिए उस रियासत के राजा ने हमारे साथ विलय किया था, राजा हरि सिंह ने, पूरे जम्मू कश्मीर की रियासत का, उसका एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास रह गया जिसको हम पीओके कहते हैं, वो लड़ के भी ले लेने का हक हमारा है। इज़राइल ने बिना हक के ले लिया, उसने गोलन हाइट्स ले ली, वेस्ट बैंक ले लिया, गाज़ा के भीतर घुस गया। एक छोटा-सा देश और युद्ध में हरा-हरा करके उसने अपने दायरे को बहुत बड़ा कर लिया, हमने तो वो भी नहीं कहा। हम तो सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि जो हमारा हिस्सा है, हम उसको लेंगे। ये हमारा हक है। अब जो ज़िम्मेदार देश होता है जिसके पास दुनिया भर की सरकारों की नज़र होती है, तो वो ये कह सकता है कि वहाँ के हालात इतने खराब होते चले जा रहे हैं कि भारत जहाँ सबके रहने के लिए बहुत बराबर का मौका है और सुनहरा मौका है, यहाँ के लोगों के पास आज़ादी है, उनका स्वाभिमान बचा रहता है और वो किसी भी तरीके से कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इस तरह का देश दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो लोकतांत्रिक है और इतनी आज़ादी के साथ अपने नागरिकों के रहने का हक दिए हुए है। और उधर चूँकि वो नर्क है, तो लाज़मी है वो आएँगे। ये एक कूटनीतिक राजनयिक बयान है। लेकिन भारत एक शक्तिशाली देश है, उसके पास दुनिया की चौथी ताकतवर आर्मी है और आर्मी के ज़रिए वो पाकिस्तान को कभी भी नाप सकता है। और पीओके पर हिंदुस्तान के लोगों की एक राय रहती है कि वो हमारा हिस्सा है, आना चाहिए। जब आप कश्मीर के नक्शे पर जाते हैं, तो कश्मीर का जो पूरा का पूरा इलाका है, कभी वो 2,22,000 वर्ग किलोमीटर का होता था।
2,22,000। उसमें से लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका जो है, वो पाकिस्तान में रह गया, क्योंकि नेहरू जी ने जब हमारी फ़ौज पाकिस्तानी कबायलियों को, पाकिस्तानी फ़ौजियों को धकेल रही थी 48 में, उस दौरान उन्होंने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। तो जो 78,000 है, लगभग 35% पूरी रियासत का इलाका पाकिस्तान के कब्ज़े में रह गया। उसमें गिलगित-बल्तिस्तान भी आता है, उसमें जो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, पीओके जिसको हम कहते हैं, वो भी आता है। और उसी 78,000 में से 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का दायरा जो है, वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, जो अक्साई चीन के भीतर आता है। तो 38,000 का कब्ज़ा चीन के पास पहले से था, 5,000 पाकिस्तान ने दे दिया, लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के पास है। उसको हम सीओके कहते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और लगभग 73,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के पास है, जो पीओके है। ये हमारा है, भारत का है। इसलिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हम जाते हैं, तो इस बार जब सीटों की संख्या बढ़ी, तो 90 हो गई सीटें, क्योंकि परिसीमन हुआ। 90 के बाद भी जो 24 सीटें पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर की हैं, वो जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में रखी गई हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा की जो कुल क्षमता है, वो 114 सीटों की है। 90 जिस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, और 24 वो सीटें जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर के, हम मान के चलते हैं कि जब वो हमारे हिस्से में आएगा, तो वहाँ भी हम 24 सीटों पर चुनाव करवाएँगे। तो राजनाथ सिंह का बयान जो है, वो डिप्लोमैटिकली सही है, लेकिन आर्मी के लिहाज से और पाकिस्तान के कब्ज़े में जम्मू-कश्मीर को अपने हिस्से में करने की ज़िम्मेदारी के नज़रिए से फ़ौजी रास्ते को सही मानती है। लेकिन आपका मंत्री और आपकी सरकार कमोबेश इसी तरह का एक फ़ेस दुनिया के सामने रखती है, कि वो एक दिन हमारे पास आ जाएगा। आने के कारण हम ढूँढ लेंगे, और अगर वहाँ फ़ौजी ज़रूरत होती है, ताकत का इस्तेमाल करना होता है, तो कर लेंगे। अब कोविड पे आते हैं। कोविड जो है, वो लगातार अपना पैर पसारता चला जा रहा है, और जो अभी स्थिति है, वो बहुत ही खतरनाक होती चली जा रही है, और देश में भी कोविड के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। और मैंने कहीं देखा कि इसको मैं आपको बता पाऊँ कि स्थितियाँ कैसी हैं। मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ताकि मैं इस कोविड के पूरे डिटेल्स को आपके सामने निकाल लूँ, और फिर आपको बताऊँ कि जो स्थिति 2021 में थी, वो तो नहीं है, लेकिन जैसे रफ़्तार बढ़ने की है, उसमें अब ये लग रहा है कि बहुत दिक्कत हो सकती है, अगर हमने अपने आप को सचेत नहीं किया तो। ये कल के कुछ मामले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बिहार से है। ये कहा जा रहा है कि देश भर में एक बार फिर कोरोना वायरस को लेकर के चिंता बढ़ रही है। इस बीच उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, एसकेएमसीएच मुज़फ्फरपुर, वहाँ एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, और वो ये है कि अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में लगे वेंटिलेटर के 3 मेन सर्किट बोर्ड रहस्यमय ढंग से गायब हैं। जो सर्किट बोर्ड होता है, उसके बगैर चल नहीं सकता वेंटिलेटर, वो गायब हैं। और आप देखें, कोविड के दौरान देश में जितने भी अस्पताल तैयार किए गए, वेंटिलेटर वहाँ लगाए गए, और बाकी जो औज़ार उम, उपचार के लिए वहाँ रखे गए, भारी पैमाने पर खरीदारी हुई थी, सब जगह या तो धूल है, या ज़ंग खा रही है, या फिर वो गायब है। और आप अगर जाकर के इसका सर्वे कर लें, या फिर वहाँ जाकर के जाँच-पड़ताल कर लें, तो आपको समझ में आता है कि इस देश में इतना बड़ा कहर टूटा कि आदमी आदमी के लिए चिंता में था। अपनी औलादें अपने माँ-बाप की लाश नहीं देख पाईं, माँ-बाप अपने बच्चों को नहीं देख पाए। जो माँ अस्पताल में है, वो 3 महीने की बच्ची को दूर से देख कर के अस्पताल को लौट गई। बाप जो अस्पताल में डॉक्टरी कर रहा था, वो लौटा तो घर कभी नहीं गया, वो गाड़ी में घूमता रहा। ऐसे हालात थे, जैसे लगता था कि दुनिया बचेगी नहीं। और उस समय जो चीज़ें इंतज़ाम के ज़रिए लगाई गईं, रखी गईं, बनाई गईं, सब लुट ली गईं, सब लूट ली गईं। ये मानसिकता है इस देश की। और मैं सिर्फ़ बिहार की खबर है, लेकिन बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में, केरल तक चलिए। कोविड के दौरान सरकारी अस्पतालों और कोविड के लिए बनाए गए स्पेशल हॉस्पिटल्स
में जो व्यवस्था रखी गई, आज आप जाकर के पूछिए कि क्या है? तो फिर कहर बरपेगा ना। ये स्थितियाँ सब जगह हैं। अब एक महाराष्ट्र की खबर आ रही है कोविड को लेकर के, तो यह भी अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र के लातूर में ये भी चौंकाने वाला एक खुलासा है। सरकारी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने 2021 में जो महामारी के दौरान एक सहकर्मी को कोविड-19 पीड़ित मरीज को मारने का निर्देश देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। ये 2021 का मामला है कि डॉक्टर ने अपनी एक महिला कर्मचारी को मार दिया और ये कह रहा है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें आरोपी डॉक्टर श्रीकांत पांडे जो उस समय लातूर के उदगीर सरकारी अस्पताल में अतिरिक्त जिला सर्जन थे और डॉक्टर शशिकांत डांगे जो एक कोविड-19 देखभाल केंद्र में तैनात थे के बीच कथित बातचीत थी। इस वायरल क्लिप में कथित तौर पर 2021 में कोविड-19 संकट के चरम के समय की बात है, जब अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत थी और संसाधन बहुत कम थे। बातचीत में डॉक्टर देशपांडे कथित तौर पर यह कहते हुए सुने गए, किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त मत दो, बस उस दयामी नाम की महिला को मार दो। इस पर डॉक्टर डांगे ने सावधानीपूर्वक जवाब देते हुए कहा कि ऑक्सीजन सपोर्ट पहले ही कम कर दी गई थी। हालाँकि दयामी अज़ीमुद्दीन गौसुद्दीन 53 साल की थी कि मरीज़ पत्नी कौसर फातिमा बाद में बीमारी से ठीक हो गई थी। लेकिन ये अलग-अलग कोरोना के मामले हैं, बहुत जो विस्तार से मैं चाहता था कि जानकारी दूँ, वो डिटेल्स मैंने पहले तो निकाला था लेकिन अभी वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अब शशि थरूर शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, आप जानते हैं, सांसद हैं, आप जानते हैं और शशि थरूर जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में 7 डेलीगेशंस भारत सरकार ने भेजे हैं सांसदों के, ये बताने के लिए कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो किया वो क्यों किया और ऑपरेशन सिंदूर को हमको अगर ऑन करना पड़ा तो क्यों करना पड़ा और ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है तो उसके पीछे कारण क्या है? पाकिस्तान के ज़रिए पाले-पोसे गए आतंकवादी, वो आतंकवादी जो हमारे लिए लगातार खतरा बन रहे हैं। और अभी इसमें जो खबर है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शशि थरूर को लेकर के कांग्रेस के भीतर बड़ा घमासान है। और इसलिए है कि उन्होंने कहा कि पहली बार एलओसी के पार भारत की सरकार ने घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक की और यह बात कांग्रेस के नेताओं को चुभी है। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ये कहती रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रहीं, लेकिन सरकारों ने अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, उसका सियासी फ़ायदा नहीं लिया, उसके चुनावी हित नहीं साधे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई, ये कांग्रेस कहती है। लेकिन शशि थरूर जो डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं, एक डेलीगेशन को, उन्होंने कहा है कि भई और पनामा में कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की हालिया प्रतिक्रियाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2016 में उरी में और 2019 में बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकवादियों को समझ आ गया कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। थरूर ने यह भी कहा कि पहली बार था जब भारत ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। एक बयान है इनका जो भारत सरकार के पिछले सैन्य अभियानों को अभूतपूर्व बताता है। अब शशि थरूर के इस बयान के फौरन बाद कांग्रेस के भीतर घमासान शुरू हुआ। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने थरूर की जो किताब है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर उससे एक जो अंश है उसको साझा किया जिसमें थरूर ने मोदी सरकार पर सेना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था। खेड़ा ने अपने एक्स पर लिखा कि मैं थरूर से सहमत हूं जिसने यह किताब लिखी थी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बहुत ही तंज कसते हुए कविता के साथ थरूर को आड़े हाथों लिया। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, ओह व्हाट ए टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। और इसके अलावा उदित राज जो कांग्रेस के ही नेता हैं, बीजेपी में थे, बीजेपी से कांग्रेस में आए। उन्होंने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता बताया और कहा कि थरूर बीजेपी से बेहतर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मामले पर कांग्रेस के जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं, उन्होंने कहा कि थरूर की टिप्पणी पार्टी के स्थापित
रुख के खिलाफ थी। जो पार्टी का ऑफ़िशियल स्टैंड है, उसके खिलाफ है। यानी कि कांग्रेस और थरूर के बीच में एक टकराव चल रहा है और यह माना जा रहा है कि थरूर ने यह तय कर लिया है कि कांग्रेस के भीतर जिस जिस माइंडसेट में हैं और राष्ट्रहित को लेकर के जिस तरीके से वो सोच रहे हैं, उसकी गुंजाइश अब कांग्रेस में नहीं है। वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। उनके हाल के बयान जो हैं, वो बीजेपी की तरफ उनका रुझान दिखा रहे हैं। 2 घटनाओं का ज़िक्र करूँगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि शशि थरूर और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक अलग से इक्वेशन बनता रहा है और वो इक्वेशन ही शशि थरूर के जो ताज़ा हालिया बयान हैं और उनका जो पूरा बीजेपी की तरफ झुकाव है उसका कारण हो सकता है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बोल रहे थे और उन्होंने विपक्ष के बहुत सारे नेताओं पर जब तंज़ कसा तो उन्होंने कहा कि शशि जी मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, आप थोड़ा अलग हैं, एक। और दूसरा कि हाल में ही जब केरल में एक रैली थी जहाँ वहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी थे, वहाँ थरूर भी थे क्योंकि तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं। तो जितने लोग मंच पर थे, प्रधानमंत्री उनके साथ नमस्कार किया, थरूर के साथ उन्होंने हैंडशेक किया। और राजनीति में जो तस्वीरें होती हैं उन तस्वीरों के भीतर भी बहुत मायने छिपे होते हैं। वो अपने आप में संकेत दे रही होती हैं, मैसेज। उसको उस समय पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी था, बाद में तो आपको दिख ही जाता है। तो यह जो पहले से संकेत थे, उन्हीं संकेतों का अब ये प्रतिफल आप समझ सकते हैं, जो शशि थरूर अब कह रहे हैं और कांग्रेस शशि थरूर को फूटी आँखों देखना नहीं चाहती है। तो ये एक मामला है और आज मैंने रागिनी को भी सुना, कांग्रेस की नेता हैं, प्रवक्ता हैं। जब शशि थरूर के बारे में सवाल किया गया तो बोली कि आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन शशि थरूर मच हैज़ बीन टोल्ड एंड देयर इज़ नो नीड टू टेल एनीथिंग मोर अबाउट हिम आल्सो। तो अब वो मामला आकर के थरूर वर्सेस कांग्रेस की तरफ हो गया है और जब वो लौटेंगे हिंदुस्तान, तो फिर क्या होगा? राजनीति के पंडित इसका सही-सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब हम आते हैं बांग्लादेश और यूनुस पर। मोहम्मद यूनुस 80 साल पढ़ने पार करने के बाद एक आदमी को सत्ता की भूख ऐसी है, सत्ता लोलुप ऐसा हो गया है कि उसको लगता है कि जब वो कब्र में जाए, तो आखिरी साँस वो कुर्सी पर ही ले, जबकि उसकी कोई औकात बांग्लादेश के भीतर है नहीं। जो आदमी कभी मुखिया का चुनाव नहीं लड़ा, जो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा, जो विधायक नहीं रहा, वह आदमी ऐसे हालात बने कि बांग्लादेश की सरकार चलाने लगा, सरकार का मुखिया बन गया। और इस आदमी ने जितने लोगों ने साथ दिया, उन सब लोगों को धीरे-धीरे दरकिनार किया और अपनी चलानी शुरू कर दी। और ऐसी चलानी शुरू की कि बांग्लादेश के हितों को भी इसने तलवार की नोक पर डाल दिया। आप एक कॉरिडोर के लिए अमेरिका की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो कॉरिडोर जो चिटगांव से कॉक्स बाज़ार से लेकर के और म्यांमार तक जाता है, रखाइन प्रोविंस तक, जहाँ रोहिंग्याज़ रहते हैं। इसको आप कहते हैं कि इसको ये कॉरिडोर जो है ना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तैयार किया जाएगा। उसके लिए देश में आपने जनमत तैयार किया, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे राय ली, अपनी फ़ौज से पूछा, ना पॉलिटिकल पार्टी उसके हक में है, ना देश का आदमी हक में है, ना सेना उसके पक्ष में है। सब विरोध में है और आप खड़े हो गए। आप होते कौन हैं 3 मिनट तेरह में? आपको तो बस बिठाया गया कि भैया आप सीनियर मोस्ट आदमी हैं और आपको थोड़ी बहुत समझ होगी तो बैठिए। लेकिन ऐसी नासमझी, नाकाही, निकम्मा आदमी ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी बहुत पढ़ा-लिखा हो, वो बहुत व्यावहारिक हो और उसको राज-काज की बुनियादी चीज़ें समझ में आती हों। अगर ऐसा होता तो किसी भी देश का जो सबसे टैलेंटेड आदमी होता, आईएएस का जो टॉपर था उसको प्रधानमंत्री बना दो, आसान काम है, ऐसा होता नहीं है। तो सत्ता की सूझबूझ, देश की समझ, देश के हित और लोगों का मन, यह सब कुछ समझ कर के सरकारें चलती हैं और खास करके लोकतंत्र में। तो इस आदमी को लगता है कि चुनाव नहीं कराएँ, हम बैठे ही रहें। सेना और पॉलिटिकल पार्टीज़ अब समझ लीजिए कि बीएनपी जो इस आदमी के साथ रही है, बीएनपी कह रही है कि चुनाव कराओ। अवामी लीग को आपने सत्ता से बाहर किया है, उसकी साख लगातार लोगों के बीच में बढ़ती चली जा रही है, लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। अवामी लीग आज भी सबसे मजबूत पार्टी है, वो कह रही चुनाव कराओ।
सेना कह रही है कि चुनाव कराओ, नए साल की जनवरी जो है वो नई सरकार होनी चाहिए जो देश के लोगों के ज़रिए चुनी हुई हो। ये आदमी कहता है कि बड़ा मुश्किल है चुनाव कराना, जून में कराएँगे अगले साल। तुम होते कौन हो भाई? तुम कैसे तय करोगे कि जून में होगा और फिर अगले साल सितंबर में होगा? देश की जनता कहती है जिन संस्थाओं को चुनाव करवाना है चुनाव आयोग वो कह रहा है, चुनाव में हिस्सेदारी जिनको लेनी है यानी कि सिक्योरिटी बंदोबस्त देखना है, पुलिस, आर्मी, सीआर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो कह रही हैं। पार्टियाँ जिनको हिस्सेदारी लेनी है, जो चुनाव लड़ेंगी वो कह रही हैं, तुम कहाँ से आ गए? तो ये आदमी जो है बांग्लादेश के भीतर ही अब ज़बरदस्त विरोध का शिकार होने लगा है। उस विरोध को झेलने की ताकत मोहम्मद यूनुस में अब लगता है नहीं। ये आदमी एक रोज़ देखिएगा किसी दिन फरार हो जाएगा, बांग्लादेश छोड़ कर के कहीं जा कर के पनाह ले लेगा, नहीं तो बांग्लादेश में ये आदमी मारा जाएगा। इसने बांग्लादेश को बहुत बुरे हाल में पहुँचा दिया है और जितना उसका नुकसान हो सकता था, जितना अपने देश का ये आदमी बुरा कर सकता था, ये कर चुका है। ये ना चाइना के पास जा चका सका, ये ना भारत का अपना हो सका, ना अमेरिका का भरोसा जीत सका है। बांग्लादेश जो है वो त्रिशंकु बन गया है, किसी के भरोसे का नहीं है और हर आदमी चाहता है उसमें घुसा रहे और ये आदमी जो है इसके पास कोई नीति नहीं। एक देश जो लगातार तरक्की के रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी इकॉनमी भारत को चैलेंज कर रही थी, भारत से बेहतर स्थिति में चली गई थी, यही शेख हसीना के दौरान और तुमने सब कुछ डुबा दिया। तो लाज़मी है कि इस आदमी के सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। वहाँ चुनाव होना चाहिए और चुनाव होने के बाद जो सरकार आएगी, वो बांग्लादेश का मुस्तकबिल क्या होगा, वो तय करेगी। लेकिन यूनुस नहीं चाहते हैं, तो यूनुस के खिलाफ विरोध चल रहा है और ये विरोध ही यूनुस को खा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज की खबरें मोटे तौर पर ये 5 हैं। एक तो और खबरें हैं, लेकिन चूँकि वक़्त ज़्यादा हो जाएगा कल मेरी आपकी मुलाकात फिर होगी, लेकिन इस तरीके से जो बातचीत है, इसमें जितना भी मेरी समझ में आता है कि मैं आपको क्या बता सकूँ और क्या समझा सकूँ जो कुछ ऐसे दिखता है या चैनलों पर आप सुनते रहते हैं या जाकर के आप पोर्टल पर पढ़ते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए जानते हैं, उन सब में बहुत घाल-मेल होता है। हर आदमी का अपना एजेंडा है, अपना मतलब है। तो खबरों के पीछे वो एजेंडा, मतलब, मायने ये सब भी घुसे पड़े रहते हैं, ताकि आपको लगे कि यार यही सही है। दरअसल वैसा होता नहीं है। तो जो असली तस्वीर है खबर की, वो क्या है, इसकी मैं कोशिश करूँगा, दावे नहीं करता हूँ। मेरा कोई दावा नहीं है कि मैं एकदम 100% वही जैसी खबर है ला के रखूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि खबर जैसी है, वैसी आपको बता सकूँ। खबर का मतलब ये नहीं होता है घटना जो है क्या कहती है। ये अगर कोई बयान है, कोई घटना है, तो इसके होने के पीछे कोई अगर रणनीति या कोई मीटिंग, कोई बैठक, कोई प्लानिंग रही है, तो वो क्या कहती है और जब ये हो रहा है तो इसके आगे क्या कुछ होना चाहिए था, यानी कि यहाँ का मतलब यहाँ निकालना है, तो उसके लिए यहाँ कई चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको नतीजा ये निकलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह जो है ये खबर का पूरा दायरा है और मैं इस दायरे की बात कर रहा हूँ। तो जो घटना हो गई, जो अभी की खबर है, जो सूचना है आपके लिए, दरअसल वो खबर नहीं है। तो सूचना का जो पूरा दायरा है, वो खबर है और मैं आपके सामने रोज़ खबर रखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नमस्कार, मिलते हैं कल।